ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी आंखों को, हाथों को रब करेंगे और पूरी बॉडी पर लगाएंगे। अगेन रब योर बोथ पाम, दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। आप सभी का अच्छी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नीरज जी पहली वाली जो दूसरे मैंने भेजी स्लाइड उसको पहले ओपन कर दीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिक डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ठीक है, तो हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, बनना हुआ तो मे बी, या फिर इसकी स्टेजेस हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग की स्क्रीन शो हो रही होगी अच्छी तरीके से। ओके, जूम कर लीजिएगा आप सभी। आवाज तो क्लियर है ना मेरी? आवाज को बता दीजिएगा कुछ प्रॉब्लम हो तो। ओके, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी आप सभी तक? जी ओके जी आ रही तो है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्मोनेरिया। ठीक है, हमारा जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, जो मेंस्ट्रुअल के समय पे होता है, वो डिस्मोनेरिया होता है। आप सभी लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल के फेज पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा ये 1 मंथ का सर्कल होता है, 28 डेज का होता है। उसमें 4 फेजेस पाई जाती है हमारी। तो वो 4 फेजेस हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर हमें पढ़ना है कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो पहला डिसऑर्डर जो है वो है डिस्मोनेरिया। ठीक है, डिस्मोनेरिया एक मेडिकल टर्म है फॉर द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, डिस से आप लगेगा दर्द, जहाँ पर दर्द हो रहा है वो वाला मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, डिस्मोनेरिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड विच आर कॉज्ड बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आप लोगों ने देखा ही होगा। फॉर फीमेल 2 ट्रैक पाए जाते हैं, एक यूरिनेशन के लिए, उसी से आपका पीरियड जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जनरली। ठीक है, तो जो आपकी यूटेराइन होते हैं, जैसे जो यूट्रस होता है वहां पर लाइनिंग्स पाई जाती है, उनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आपको डिस्मेनोरिया का पेन होता है। मतलब कि तब आपकी जो कंडीशन होती है उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, उस कंट्रैक्शन की वजह से। इसमें क्या होता है, आपको इरेगुलर या फिर एक्सेसिवली हैवी मेंस्ट्रुअल होगा। ठीक है, ये आपका होता है डिस्मोनेरिया। अब इसके क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। तो ये 2 तरीके का होता है, प्राइमरी डिस्मोनेरिया और सेकेंडरी डिस्मोनेरिया। प्राइमरी में क्या होता है, ये रिकरेंट पेन। रिकरेंट मतलब होता है जो बार बार आता जाए, मतलब कि इसमें आपको बहुत ज्यादा पेन होगा प्राइमरी डिस्मोनेरिया में, अगेन एंड अगेन होता रहेगा। तो ये फर्स्ट डे पे, थर्ड डे पे होगा या फिर 5th डे पे, या फिर अलग अलग ऑर्गन के अकॉर्डिंग और अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग ये डिफर करता है। ठीक है, इसमें बताया गया पेन यूजली बिगिन 1 और 2 डे बिफोर यू गेट योर पीरियड। ठीक है, जब भी आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर जो वो डेट आने वाली होती है उसके 2 दिन पहले आपको ये पेन जनरली अकर होने लगता है, और व्हेन ब्लीडिंग एक्चुअली स्टार्ट। ठीक है, तो ये 2 दिन पहले से ही दर्द, जो फीमेल्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं, वो अपने बैक में और थाइस में जो है पेन महसूस करती हैं। ठीक है, और जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड हो रहा होता है उनका ये जो पेन है उनको सीवियर। इसमें बताया गया रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इन लोअर एब्डोमेन होता है, वहां पर हम सबसे ज्यादा पेन को कहते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। ओके, 1 मिनट। हाँ, आई विल चेंज नेटवर्क। वैसे अभी आने लगी है। ओके, क्या वॉइस? हेलो, इज इट क्लियर नाउ? Yes, Meenakshi ji, clear. ओके,
ओके, तो इसमें बताया गया यू मे फील पेन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, आपको माइल्ड टू सीवियर पेन हो सकता है। ये कहाँ पर होगा, ये कौन कौन सी जगह पर, तो लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो सकता है, बैक में, आपके बैक साइड में, या फिर थाइज में आपको ज्यादा पेन होता है, ठीक है। पेन कैन टिपिकली लास्ट 12 to 72 आवर्स, ये कब तक आपका 12 आवर्स से स्टार्ट होकर 72 आवर, मतलब कि एक दिन से 2 दिन या 3 दिन तक ये पेन आपको कंटिन्यूसली रहता है। बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती है जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं या फिर जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये पेन जनरली होता है, ठीक है। एंड यू माइट हैव अदर सिम्टम, इसमें आपको अदर सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया, ठीक है। दूसरा हो गया वॉमिटिंग, तो नोजिया चक्कर आते हैं बहुत से लोगों को, कुछ कुछ लोगों को वॉमिटिंग ही होता है, फटीग होता है, बहुत ज्यादा थकान होती है, और डायरिया, मेनली जो है डायरिया की प्रॉब्लम देखी जाती है सेकेंड या थर्ड डे पे, ठीक है। तो ये कुछ जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स बताए गए, और कैसा होता है, कितने दिनों तक इसका पेन रहता है, वो होता है। अब जो दूसरा है वो है आपका सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ऊपर वाली साइड नहीं है, ऊपर वाली साइड ही, जी प्रीवियस स्लाइड, ओके। इसमें है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, तो इसमें क्या बताया गया, इट रिजल्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, अगर किसी भी वुमेन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से जो है आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो हमारा प्राइमरी है और सेकेंडरी दोनों को हम ट्रीट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है। कभी कभी अगर यूट्रस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तब हम इसको ट्रीट नहीं कर पाते कभी कभी, या फिर ये भी ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ये सीवियर लेवल है, ठीक है। इट यूजली बिगन अर्लियर इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कब होता है, एकदम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बिगन होता है तब स्टार्ट होता है, और लास्ट लॉन्गर देन कॉमन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, इसमें क्या होता है, आपको कॉमन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते रहेंगे, बहुत दिन तक चलते जाएगा, ठीक है। यू यूजली डोंट हैव अ नोजिया, इसमें क्या होता है, आपको नोजिया नहीं होता है, वॉमिटिंग नहीं होता है, फैटिग और डायरिया ये सब नहीं होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में, बट ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर है उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड, कॉजेज। अब कॉज बताए गए हैं कि ये जो डिस्मेनोरिया उसके पीछे का कॉज क्या है, तो मेंस्ट्रुअल कैन हैपन व्हेन अ केमिकल, एक केमिकल निकलता है हमारे बॉडी में जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, मेक्स द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट टाइटन अप, जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो निकलता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही, इसमें जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस वो ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि यूट्रस बड़ा पार्ट होता है, इनलार्ज होता है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और हमको पेन होता है, टाइटनेस आ जाती है यूट्रस में। तो जनरली जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बताया गया कि किस किस वजह से होता है, तो कुछ कुछ डिसऑर्डर है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ओवरी सबसे रिलेटेड है, तो उनमें से पहला है आपका एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें जो टिश्यू लाइनिंग पाई जाती है यूट्रस में, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, जो कि यूट्रस के आउटसाइड में पाई जाती है, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। वो क्या करती है, उसमें टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज को क्या करती है, ब्लीड करने लगती है पीरियड के टाइम पे, मतलब कि उस टिश्यू से भी ब्लीडिंग होने लगती है, और वहां पर क्या होता है, उस टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है, इस वजह से भी हमको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन महसूस होता है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है, एंडोमेट्रियम के जो टिश्यू है उसका स्वेलिंग हो जाना, उसमें पेन होना, ठीक है, और उससे ब्लीडिंग होना। फिर दूसरा होता है आपका एडेनोमाइसिस, ठीक है। तो एडेनोमाइसिस में क्या होता है, इसमें ऐसे कंडीशन, इसमें भी आपकी यूट्रस लाइनिंग जो होती है वो जो ग्रो हो रही होती है वो मसल में ग्रो होने लगती है, मतलब कि इसमें इनलार्जमेंट आ जाता है, ठीक है। यूट्रस का शेप बड़ा हो जाता है और बड़ा होने की वजह से उसमें ब्लीडिंग आने लग जाती है, ठीक है। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बड़ा होता है तो ब्लीडिंग और पेन होता है, इसको हम बोलते हैं एडेनोमाइसिस, ठीक है। तीसरा बताया गया आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है, तो इसको पीआईडी कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है कि ये एक इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, जो किस एरिया को इफेक्ट करता है, आपके यूट्रस एरिया को इफेक्ट करता है और पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक स्प्रेड हो जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पीआईडी कैन कॉज पेन इन द स्टमक, इसकी वजह से आपको स्टमक में पेन होगा, और पेन ड्यूरिंग सेक्स भी, सेक्स के टाइम पे भी आपको इसमें पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये पीआईडी एक कंडीशन बताएगी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है।
फिर आता है सर्विकल स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, आपकी जो कर्विक्स होती है, कर्विक्स एक पार्ट आ जाता है जो यूट्रस का नेक जो बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक, उसमें नैरोइंग आ जाती है, मतलब कि वो वैसे भी वो पतला होता है और ज्यादा पतला हो जाता है, ठीक है। उसके वजह से जो है प्रॉब्लम होने लगती है, उसकी वजह से दर्द महसूस होता है। फिफ्थ बताया गया आपका फाइब्रॉइड्स या फिर बिगिंस ट्यूमर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो यूट्रस की लाइन है या यूट्रस की वॉल्व है, वहां पर ट्यूमर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब बीमारी की वजह से ही हमको जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया या फिर पेन जो है वो बढ़ता है पीरियड्स के टाइम पे। तो ये कुछ डिसीज थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके सिम्टम आते हैं कि कौन कौन से सिम्टम जो है आपको डिस्मेनोरिया के टाइम देखने को मिलते हैं। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया है कि पेन इन एब्डोमेन, ठीक है। ये पेन क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है एट अ टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मेनली देखा जाता है कि थर्ड डे पे अचानक से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है आपके पेट में, और इस टाइम पे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो कंटिन्यू होता है वो एक गुच्छे के फॉर्म में होता है, मतलब कि पूरा पेट को आपके मरोड़ देता है ये। तो ये बहुत भयंकर पेन होता है, सीवियर होता है। फिर बताया गया फीलिंग ऑफ प्रेशर इन एब्डोमेन, प्रेशर आपको फील होगा एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में। पेन होगा आपके हिप रीजन में, लोअर बैक में और इनर थाई में। तो ये कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं इस टाइम के। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसका यौगिक मैनेजमेंट, एक और है एमोनेरिया, ठीक है। एमोनेरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ आपका जो पीरियड है, मतलब कि क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ कुछ गर्ल्स को 3 मंथ्स तक ये जो है पीरियड्स नहीं होता, क्योंकि उनको ब्लड की कमी या किसी वजह से, तो उसको हम एमोनेरिया कहते हैं, ठीक है। तो एमोनेरिया और डिस्मोनेरिया दोनों के लिए ही यौगिक ट्रीटमेंट बताए गए हैं। तो सबसे पहले षटकर्म बताया गया। अब देखिए जल नेति क्यों बोला गया, जनरली स्ट्रेस की वजह से, अगर हमको कोई डिसीज है, अगर हम सेकेंडरी डिस्मोनेरिया की बात करें, अगर हमें कोई डिसीज है तो उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है, और हैवीनेस होता है, तो इसलिए जलनेति करने को बोला जाता है। कुंजल करने को बोला जाता है कि हमारे ट्रैक को ये साफ करे थोड़ा, और लघु शंख प्रक्षालन। तो ये कुछ सेट करना है जो हमें करने चाहिए। आसन में वज्रासन करना चाहिए जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और शशांक आसन, तो शशांक आसन में आपको बैक में रिलीफ मिलता है, और वज्रासन में आपको थाइस पे थोड़ा रिलीफ मिलता है, और आप क्या करते हैं, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। व्याघ्रासन कर सकते हैं आप, ये बिफोर पीरियड या फिर आप पूरा अगर 1 मंथ कर रहे हैं तो भी आपकी जो थाइज है वो टाइट एंड फील नहीं करेगी व्याघ्रासन करने से, और हिप की ओपनिंग होती है, ठीक है। सूर्य नमस्कार पूरे बॉडी को जो है आपके एनर्जाइज करता है। फिर आपका आता है भद्रासन, ठीक है। तो भद्रासन भी हम जनरली कर सकते हैं। भद्रासन इज अ काइंड ऑफ तितली आसन, ठीक है, जिसको हम बटरफ्लाई कहते हैं। तो बटरफ्लाई हमेशा प्रेगनेंसी का टाइम हो या फिर मेंस्ट्रुअल का टाइम हो, दोनों के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राणायाम है, तो भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं। जिनको ब्लड नहीं निकलता उनको भी, जैसे ब्लड का फ्लो कंटिन्यू नहीं होता है तो एक जगह पे ब्लड जम जाता है तो भी दर्द होता है, भस्त्रिका करने से क्या होगा, जितना भी जो ब्लॉकेज है वो बंद हो जाएगा, नाड़ी शुद्धि से स्ट्रेस दूर होगा, उज्जाई से भी और भ्रामरी से, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करने वाले आसन हम करते हैं जनरली। और अगर ज्यादा ही स्ट्रेस की वजह से है तो हम नाड़ी शुद्धि दे सकते हैं। शीतली या शीतकारी नहीं कराते क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बढ़ी रहती है अंदर की, तो गर्म चीजें निकलनी चाहिए बाहर से, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा और बंद। तो मुद्रा बंद में आपको विपरीत करनी बोला जाता है, बैक करके। ये आपको मतलब पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में नहीं करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं, उसके पहले। पासनी मुद्रा बताई गई जो कि हलासन की तरह होती है, वो भी आप कर सकते हैं। हलासन में कर्ण पीड़ासन जो हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह होती है आपकी पाशनी मुद्रा। फिर होता है पास, मतलब होता है बांधना, ठीक है। तो जब हम कर्ण पीड़ासन जाते हैं और पैरों को बांध लेते हैं हाथों से, तो उसको हम पाशनी मुद्रा कहते हैं। फिर आती योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा और सहयोगी, ठीक है। तो ये कुछ मुद्राएं बताई गई है जो हम यौगिक ट्रीटमेंट के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारा डिस्मोनेरिया खत्म हुआ। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी का, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, वो इट इज नॉट अ डिसऑर्डर, इसको हम डिसऑर्डर नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि पेनफुल होते हैं, इसलिए इसको डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया है। ये एक प्रोसेस है जो कि होना ही होना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, मतलब कि रजोनिवृत्ति, ठीक है, जहां पर
आपका जो पीरियड्स है वो एंडिंग पे होता है। इसमें बताया गया मेनोपॉज इज अ स्टेज इन लाइफ व्हेन यू स्टॉप हैविंग योर पीरियड्स। जब आपका पीरियड्स खत्म होने लगता है तो उस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग एंड मार्क्स द एंड ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ईयर। ये कहते हैं ये एक नॉर्मल पार्ट होता है एजिंग का, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव ईयर का एंड माना जाता है। इट टिपिकली अकर्स इन द लेट ऑफ इन योर लेट 40 और 50, मतलब कि ये 40 से लेकर 50 साल की उम्र में होता है, ठीक है, मेनोपॉज जिसको हम बोलते हैं। इसमें ब्लड बिल्कुल आना बंद हो जाता है और फिर इसके बाद अगर आपको मेनोपॉज हो गया तो मेनोपॉज के बाद आप चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते, ठीक है। एज मेनोपॉज नियर द ओवरीज मेक लेस ऑफ हार्मोन। जैसे जैसे मेनोपॉज नियर आने लग जाता है, ठीक है, मतलब कि 3 या 4 साल बचे हैं तो ओवरी जो है जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करती है एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन का काम करता है और अदर वर्क करता है। तो एस्ट्रोजन की मात्रा जो है कम होने लग जाती है, हमारी ओवरीज एस्ट्रोजन लेस नंबर में सिक्रीट करती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ कॉजेज बताए गए। ये एक कॉज है कि एस्ट्रोजन जो है कम हो जाता है, उसके वजह से भी आपको मेनोपॉज होता है। दूसरा कॉज क्या बताया गया है, हिस्टेरेक्टॉमी, ठीक है। हिस्टेरेक्टॉमी क्या होता है, जो यूट्रस को हटा देती है लेकिन ओवरी को नहीं हटाती। जो यूट्रस की लाइनिंग हमें पाई जाती है उसको ये धीरे धीरे हटाने लग जाती है, ठीक है। यूट्रस की लाइनिंग को हटाने से क्या होगा कि हम जल्दी जो है बच्चे को कंसीव नहीं कर पाएंगे। या इसमें क्या होता है, हिस्टेरेक्टॉमी यूट्रस को हटाने की एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसमें आप जैसे किसी को यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई या बच्चेदानी का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसको हटा दिया जाता है लेकिन ओवरी को नहीं हटाया जाता, ठीक है। तो बस ये होता है प्रॉब्लम कि प्रेग्नेंट हो सकती है बट कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक। इसमें ये होता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी और रेडिएशन। तो अगर किसी की कीमोथेरेपी हुई होती है या फिर रेडिएशन थेरेपी हुई होती है तो उस वजह से भी मेनोपॉज जल्दी हो जाता है। जनरली 40 to 50 एज में होता है, लेकिन अगर किसी की कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी हुई है तो उनका जल्द ही मेनोपॉज का कंडीशन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया, फॉर वुमेन अंडरगोइंग नेचुरल मेनोपॉज द प्रोसेस इज ग्रेजुअल एंड डिस्क्राइब इन 3 स्टेज। अगर जो मेनोपॉज है वो नेचुरल वे पे चल रहा है तो 3 प्रोसेस होती है वहां पर। पहली प्रोसेस होती है पेरी मेनोपॉज, दूसरी होती है मेनोपॉज और तीसरी होती है पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है। तो प्री या फिर पेरी मेनोपॉज जो होता है वो मेनोपॉज के कुछ साल पहले की कंडीशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको पेरी मेनोपॉज आपको बाद में बताऊंगी, एक सेकेंड। इसके बाद वाली स्लाइड कर दीजिएगा, फिर सिम्टम्स पे आते हैं। देखिए इसमें आपको पेरीमेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज बताया गया है क्या होता है। पोस्ट मेनोपॉज सिंड्रोम, इट कैन बिगिन 8 to 10 ईयर बिफोर मेनोपॉज। जो पेरीमेनोपॉज है वो मेनोपॉज के 8 से 10 साल पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। व्हेन द ओवरीज ग्रेजुअली प्रोड्यूस लेस एस्ट्रोजन, धीरे धीरे जैसे आपने जैसे बच्चा पैदा होता है या गर्ल पैदा होती है तो प्यूबर्टी के बाद उसको मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के बाद कुछ साल बाद ऐसा होता है कि 30 की एज तक, 30 या 34 तक एस्ट्रोजन का सिक्रीशन अच्छा होता है। इसलिए बोला जाता है कि शादी, गर्ल्स की मैरिज जल्दी करा दी जाए क्योंकि ओवरीज और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जनरली हम 32 तक प्रेगनेंसी या फिर 30 तक प्रेगनेंसी को अच्छा मानते हैं। उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ओवरीज कम एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। इट लास्ट अप अंटिल मेनोपॉज द पॉइंट व्हेन द ओवरीज स्टॉप रिलीजिंग। ये कब तक चलता है, जो प्री मेनोपॉज सिंड्रोम है आपका मेनोपॉज से 5 या 10 साल पहले स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक आपकी मेनोपॉज की कंडीशन नहीं आ जाती या फिर ओवरी जो है वो एग रिलीज करना बंद नहीं करती है। तो मेनोपॉज में क्या होता है, एग रिलीज होना बंद हो जाता है, इसीलिए जो है वुमेन जो है वो फर्टाइल नहीं कर पाती या बच्चे या फिर कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट मेनोपॉज। इसमें क्या बताया गया, दिस नेम गिवन टू द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ वुमन हैज नॉट ब्लड फॉर अ एंटायर ईयर। अगर देखिए प्री मेनोपॉज में क्या होता है, जनरली पेरी मेनोपॉज में ये मेनोपॉज की पहले की कंडीशन है ना, तो या फिर 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में ऐसे पीरियड्स आते रहते हैं, लेकिन आते हैं कंटिन्यू। ये कब तक चलता रहता है, जब तक कि मेनोपॉज नहीं हो जाता। जैसे ही मेनोपॉज होगा उसके बाद आपको 1 साल तक अगर ब्लड नहीं दिखता है, 1 साल तक पीरियड्स नहीं आता है
तो हम उसको पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। तो ये नेसेसरी है कि एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको ब्लड जो है ना निकले या फिर मेंस्ट्रुअल ना आए, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉज। इसके पहले वाली स्लाइड कर दीजिएगा, सिम्टम्स। देखिए, अब सिम्टम्स मैंने दोनों के एक साथ लिख दिए हैं, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के, ठीक है। इन दोनों में यही होता है, पेरीमेनोपॉज का पहले आप सुनिए, जिसमें क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स होगा, आपको कभी आएंगे 2 महीने में आएंगे या 3 महीने में या फिर कभी 15-15 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। वेजाइनल ड्राइनेस होगी, सूखापन आ जाएगा। हॉट फ्लैशेस मतलब आपको अचानक से सर्दी गर्मी महसूस होने लग जाएगी। चिल्स मतलब अचानक से ठंड लगेगी। और नाइट स्वेट, रात को पसीना आएगा, घबराहट ज्यादा होगी, नींद नहीं आएगी। इंसोम्निया की प्रॉब्लम जनरली इस कंडीशन में होती है। मूड चेंज होगा आपका और वेट गेन करेंगे, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा जो है वो स्लो हो जाएगा, क्यों, खाना खाएंगे और वेट गेन ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। अब अगर पेरीमेनोपॉज की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता है, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, मतलब कि एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग गया है तो फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। लॉस ऑफ बोन, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बताया गया चेंजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और कुछ आपको सेक्सुअल फंक्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं प्री मेनोपॉज के और हाँ मेनोपॉज के। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, लास्ट स्लाइड होगी आई थिंक, लास्ट स्लाइड, ओके। अब आता है हमारा यौगिक ट्रीटमेंट, तो हम इसमें क्या क्या यौगिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जल नीति, क्योंकि स्ट्रेस होता है और जल्दी नींद नहीं आती है, ठीक है। तो इसके लिए हम जल नीति देंगे कि हमारा ब्रेन थोड़ा नॉर्मल रहे, हमारी आइज को थोड़ा रिलैक्स मिले, ठीक है। तो जल नीति हम देते हैं। आसन में आप क्या दे सकते हैं, ताड़ासन दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन जहाँ पर इरेगुलर आ रहा है, ठीक है। तो ताड़ासन जो है आपको थोड़ा एक स्टेबल करने का काम करेगा। वीरभद्रासन जो है वो आपकी मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र पर इफेक्ट करता है, तो वीरभद्रासन हम करते हैं। मार्जरी, आपको बैक पेन हो या बैक पे कोई रिलीफ देना हो उसके लिए हम मार्जरी करते हैं, जिसको हम कैट काउ पोज भी कहते हैं। पश्चिमोत्तानासन हम कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। प्राणायाम में हम नाड़ी शुद्धि देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजों को बैलेंस करता है, हमारी ईरा पिंगला दोनों को। रिलैक्सेशन टेक्निक में आप अजपा मंत्र दे सकते हैं या फिर योग निद्रा उनको दे सकते हैं, शवासन दे सकते हैं। तो दीज आर सम यौगिक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखिए इनके, मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, याद रखिएगा कि हमको कब कब नहीं देना है। तो जब हमारा पीरियड का ड्यूरेशन हो तो सर्वांगासन, विपरीत करनी, ये सब चीजों को नहीं देना चाहिए, शीर्षासन नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग पीरियड के बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीरियड के टाइम पे आपको ये अवॉइड करना है, ठीक है। बॉडी को ऐसे आसन नहीं कराने हैं जो ज्यादा जर्क दे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट आप जो है दूसरी स्लाइड होगी वो प्रेजेंट कर दीजिएगा, इसमें इतना ही है। दूसरी स्लाइड होगी उसको प्रेजेंट कर दीजिए, लास्ट स्लाइड वही छूट गया लिखना। यहाँ तक आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन होगा तो लास्ट में आप लोग पूछ लीजिएगा या फिर अभी मैसेज कर लीजिएगा तो मैं लास्ट आंसर कर पाऊंगी आप लोगों को। फर्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। हाँ यही वाली स्लाइड का फर्स्ट स्लाइड। ये नहीं ओपन हो रही क्या इसकी फर्स्ट स्लाइड? ये पेज नंबर 17 था। ओके ओके, थैंक यू। देखिए ओके, थैंक यू नीरज जी। इसमें देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा योगा फॉर प्रेगनेंसी, एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर, ठीक है। तो प्रेगनेंसी पहली बात क्या होता है, इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ेंगे। Pregnancy is the one of the most important period in the life of a woman, a family and a society. Therefore, great attention is given to antenatal care
एंटीनेटल मतलब होता है प्रेगनेंसी के पहले, मतलब डिलीवरी के पहले की जो कंडीशन है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं, बाय द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो पहले क्या होता था, बहुत पुराने जमाने में लोग इतना नहीं ध्यान देते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हिस्ट्री में एक वुमेन आई मेडिसिन, वो एक डॉक्टर थी, उन्होंने एंटीनेटल केयर को बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे जो है वो पेट में ही मर जाते थे, या फिर उसके बाद देखा गया कि डिलीवरी के बाद मर जाते थे। तो उन्होंने देखा कि वो कुछ ऐसे कॉज है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हमको एंटीनेटल या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल है उसका ध्यान नहीं रखा गया, या फिर उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही, तो इन्होंने एंटीनेटल केयर एक टर्म दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम। ओके, इसमें बताया गया है कि जो हमारा एंटीनेटल केयर, मतलब जब कोई वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत तरीके के जो है चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बताया गया कौन कौन से चेंजेस हैं, पहले हम चेंजेस को देखेंगे तब हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया मस्कुलो स्केलेटल चेंजेस। देखिए इसमें क्या क्या होता है, उनका हार्मोनल चेंजेस होता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, किया गया तो बॉडी वेट भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन द एब्डोमिनल साइज ड्यू टू ग्रोइंग यूट्रस, जैसे जैसे यूट्रस बढ़ेगा तो एब्डोमिनल साइज भी बढ़ने लगेगा, तो ये कुछ चेंजेस जो है आकर होती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बताया गया, पॉस्चरल चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉस्चरल चेंजेस में क्या आगे बताया गया, इंक्रीज इज द एब्डोमिनल साइज, जैसे ही एब्डोमिनल साइज में इंक्रीज होता है, सीओजी सिर्फ एंटीरियरली, ठीक है, मतलब कि जो सिर्फ पाई जाती है, मतलब कि क्या बोलना, जो है वो आगे की ओर आने लग जाता है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट में आने लग जाता है। काउंटर बैलेंस, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही पेट आगे की ओर आने लगे तो हमको उसके लिए काउंटर बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉडी है उससे एक पार्ट आपका आगे की ओर जा रहा है, तो प्रोसीजर पार्ट में भी कुछ बैलेंस चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ही आप इंटीरियर में इंक्रीज होता है एब्डोमिनल का साइज, तो क्या होता है, इंक्रीज होता है आपका लंबोसेक्रल एंगल। ठीक है, लंबोसेक्रल एंगल मतलब आपको जो लंबर है और सेक्रम रीजन है इनके बीच में एंगल जो है बढ़ता जाएगा। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा कि जो लंबोसेक्रल एंगल है वो फीमेल्स का ज्यादा होता है मेल्स की तुलना में। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पॉइंट भी, जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है वो फीमेल का थोड़ा नीचे होता है मेल्स की तुलना में। तो ये लंबोसेक्रल एंगल वैसे भी तो बड़ा होता ही है और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज द लंबर लॉर्डोसिस एंड फ्लोरोसिस काइफोसिस, तो आपने स्पाइनल कॉर्ड की जब संरचना पढ़ी होगी तो इसमें लॉर्डोसिस और काइफोसिस, ठीक है, ये दो टर्म आपकी आई होगी। तो क्या होता है, लंबा लॉर्डोसिस मतलब बाहर की तरफ थोड़ा निकल जाना, काइफोसिस मतलब कि अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये बताया गया कि इस तरीके से जब वो फेरोसिक अंदर जाएगा और लंबा जो है बाहर की तरफ आएगा तो बैलेंस मेंटेन होगा। ठीक है, बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द इनलार्जिंग यूट्रस। ठीक है, जब हम यूट्रस इनलार्ज हो जाएगा तो फॉरवर्ड बेंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट बताया गया, नेक्स्ट ये चीजें बताई गई है, प्रोस्ट्रक्शन ऑफ शोल्डर। नेक्स्ट है, ठीक है, तो देखिए आप ये डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में ये लिखा हुआ हो तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए जो चीज लिखा हुआ मैंने आपको पीछे बताया वही चीज लिखा है। इसमें लिखा है ना, ये आपका जो स्पाइनल दी गई है वो नॉर्मल लॉर्डोसिस और काइफोसिस की है, जो नॉर्मली पाई जाती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, आपका स्लाइट जो पेल्विक है वो स्लाइटली टिल्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में, अर्ली प्रेगनेंसी, जैसे धीरे धीरे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आपका पेल्विक ऐसे होता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में कि नॉर्मल सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है वो आपका पैर की जगह थोड़ा और नीचे आ जाता है, घुटना या फिर पैर का सेंटर बन जाता है। ठीक है, पूरे सेंटर पे आ जाता है आपका ग्रेविटी का सेंटर। नेक्स्ट बताया गया कि इंक्रीज होता है आपका लॉर्डोसिस और काइफोसिस, मतलब कि जो कर्व होते हैं स्पाइन के वो इंक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, तो लॉर्डोसिस बाहर निकलना, काइफोसिस मतलब और अंदर जाना, जिससे कि बेबी का एक पूरा वेट सामने की ओर ना पड़े, और आपका पेल्विक टिल्ट भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेच हो जाती है आपकी मसल्स। ठीक है, ये बताया गया। तो इस तरीके से कुछ कंडीशन बनती है आपके प्रेगनेंसी के दौरान। तो अब ये कंडीशन होती है टोटल, और हमको इनमें उनको क्या देना है आसन, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कैसे ट्रीट करते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आइए। अब देखिए एंटीनेटल केयर मतलब होता क्या है, इट इज द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्राइमरी
एम इज टू अचीव एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। इसका एम क्या होता है, अभी से हम करते हैं 9 मंथ तक पूरा केयर, एंड में क्या होता है कि हमको एक हेल्दी मदर मिले और हेल्दी बेबी मिले। जनरली आप देखते होंगे बहुत से सीरियल्स में एक डॉक्टर आता है, बोलता है आपको बेबी चाहिए या मदर चाहिए, जनरली ये क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे कंडीशन कब आती है, या तो मॉम अनहेल्दी होगी या तो बेबी अनहेल्दी होगा। इसीलिए हमको एंटीनेटल केयर करनी पड़ती है कि लास्ट स्टेज में जब बेबी को बर्थ दे चुकी है मदर, तो बेबी भी जो है वो हेल्दी रहे और मदर भी हेल्दी रहे, ठीक है। स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जैसे ये कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे ही कंसीव कर ले बेबी को मदर, वैसे ही एंटीनेटल केयर जो है हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहें, स्क्रीनिंग फॉर फैटल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, ये फैटल है और नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीनिंग करते हैं फैटल की एबनॉर्मेलिटीज को, कि उस टाइम पे एंटीनेटल केयर में बहुत बार सोनोग्राफी के लिए जाया जाता है कि देखिए कई कंडीशन पूरी तो नहीं है, बच्चा ठीक है या नहीं है। तो स्क्रीनिंग करते हैं कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं पाई जा रही है बच्चों में, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड देयर ट्रीटमेंट, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नजर आता है तो उसका ट्रीटमेंट भी जो है, आजकल टेक्नोलॉजी की बढ़ चुकी है कि आपके पेट एब्डोमेन के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्रमोट मसल टोन, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, ठीक है। इनहेंस करता है रिलैक्सेशन को। प्रिपेयर फॉर पोस्ट नेटल प्रोग्राम, एंटीनेटल हम पोस्ट नेटल के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड बर्थिंग प्रोसेस, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम कंसीव करती है और बहुत ज्यादा डरती हैं, ठीक है, डर लगती है उनको कि कैसे होगा मैं, तो जब उनका पेट बनने लगता है तो उनको और भी डर लगने लग जाता है, ठीक है। उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जनरली देखा गया, मैंने कई केसेस देखे हैं कि बर्थ के बाद जब बर्थ दे दिया माँ ने और बेबी जो है 1 मंथ का 2 मंथ का, तो वो ब्रिंजल कुछ कुछ ऐसी वेजिटेबल्स आती हैं जो उस समय इनटेक नहीं करना चाहिए, जो बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। तो मैंने देखा है कुछ कुछ जो फीमेल्स होती है उन्होंने ब्रिंजल ले लिया या फिर कुछ सब्जियां या कुछ ऐसे साग ले ली, जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिशन पे पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, प्रीनेटल भी और पोस्टनेटल भी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए एंटीनेटल केयर की टीम कौन कौन है, कौन कौन इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला आता है हमारा ऑब्स्ट्रिक्शन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रिक्शनिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट मतलब जो इससे रिलेटेड होते हैं फीमेल से। फिर होता है मिडवाइफ, ठीक है। जेनेटिक काउंसलर जो होते हैं हमारे, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफर होते हैं, डायटीशियन और जनरल प्रैक्टिशनर, जिनको ये पता होता है भाई कि होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो वो लोग इनकी टीम के अंतर्गत आते हैं जो आपकी एंटीनेटल केयर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फैमिली इसमें एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। फैमिली नहीं, नेक्स्ट स्लाइड कर, फैमिली इसमें बड़ा हिस्सा होती है आपका केयर करने में। अब बताया गया रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन एंटीनेटल केयर, क्या क्या रोल है। तो फिजियोथेरेपी क्या करती है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करती है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम की। देन प्रमोटिंग हेल्थ लाइफस्टाइल, पोस्चरल एंड ergonomic advice, preparing for labor, teaching relaxation techniques and optical physical fitness, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें प्रिवेंशन ट्रीटमेंट बताया है। तो पहला आता है बैक एंड pelvic girdle पेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली आपको pelvic girdle में पेन होता है, तो उसके लिए हमको प्रिवेंशन करना चाहिए। एक्टिविटीज दैट रिड्यूसेस द सिम्टम्स शुड बी अवॉइडेड, ऐसी एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए जो इन सिम्टम्स को बढ़ा दे, जैसे बहुत ज्यादा बैक का काम नहीं करना चाहिए, हमेशा फॉरवर्ड का काम ज्यादा और पैर को स्प्लिट करने वाला काम करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर पोस्चर एजुकेशन देनी चाहिए। पेन को रिलीज करने के लिए जेंटल मसाज देनी चाहिए, हॉट पैक देनी चाहिए, टेंस देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसमें बताया गया है एक और होता है सार्कोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका सेकेंड और इलियक पॉइंट होता है उसमें डिस्फंक्शन आ जाता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐसे बैंड करके लेट जाइए, ठीक है, बालासन में, या फिर बेल्ट का सपोर्ट दे सकते हैं और सेल्फ हेल्प जो है इससे कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं अपने सार्कोटिक जॉइंट पेन को, सार्कोइलियक जॉइंट पेन को, ठीक है। तो बेल्ट की मदद से या फिर आप बालासन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है सिम्फाइसिस प्यूबिक डिस्फंक्शन। इसमें क्या होता है, डायस्टिक्स प्यूबियोसिस, मतलब कि जो प्यूबिक पाई जाता है आपके हिप के पास, उसमें डिस्फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आपने लेग को एबडक्ट, ठीक है, एबडक्ट और एडक्ट दो चीज आती है, एडक्ट मतलब बाहर, एडक्ट मतलब अंदर की ओर, ठीक है। अवॉइड करना है सिंगल लेग स्टैंड, एक पैर पर ज्यादा काम करना आपको अवॉइड करना है।
अवॉइड करना है लॉन्ग स्ट्राइड व्हेन वॉकिंग, ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं वॉक करना है। वॉकिंग ऑन अनइवन सरफेस, ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं करना है स्टेप्स का, कम चलना है। जेंटल आइसोमेट्रिक ऑफ हिप एडेप्टर्स, इसमें कुछ ऐसी आसन करने हैं जो कि आइसोमेट्रिक हो। आइसोमेट्रिक मतलब जिसको हम होल्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम आइसोमेट्रिक करते हैं हिप को एडक्शन करने के लिए। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, भद्रासन कर सकते हैं या फिर तितली आसन कर सकते हैं। फिर पैल्विक सपोर्ट बेल्ट दे सकते हैं और आइस पैक दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। इसमें होता है कॉकीडाइनिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉकिस कहाँ पर पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर कॉकिस पाया जाता है? हिप के थोड़ा ऊपर। किसके ऊपर? हिप के थोड़ा सा ऊपर, मतलब स्पाइन का सबसे नीचे का पार्ट होता है ना कॉकस। हाँ ठीक है, स्पाइन का सबसे नीचे का पार्ट होता है कॉकिस, ठीक है। कॉक्सिडिनिया जो होता है इसमें भी आपको पेन, मतलब आपको सेल बोन मतलब हिप्स के पास बहुत ज्यादा पेन होगा, बैठने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप कुशन को प्लेस कर सकते हैं सिटिंग के टाइम पे, जनरल मोबिलाइजेशन और आइस पैक ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बताया गया है अब हम एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है, जो मेन हमारा एज अ योगा थेरेपिस्ट काम करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉमन कंप्लेंट्स को जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आती है, जैसे कि फटीग, वेरिकोसाइटिस, मतलब कि जो हमारी वेरिकोस वेन्स होती है, जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खड़े होते हैं तो जो वेन्स होती है वो वॉल्स उनकी खुल जाती है अपोजिट तरफ, फ्लोटर फूल जाता है नीचे पैर के पास, वेन्स बाहर दिखती है, ठीक है। स्वेलिंग जो एक्टिविटीज में होती है, जनरली पैर में सूजन आ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। एक्सरसाइज इन सब चीजों को रिड्यूस करती है। रिड्यूस करता है इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को। वेट बियरिंग एक्सरसाइज रिड्यूस द लेंथ ऑफ लेबर, ठीक है। और द प्रिपेयर फॉर द वुमेन का फिजिकल डिमांड्स ऑफ लेबर। लेबर पेन जो होता है वो डिलीवरी के जस्ट पहले होता है, जो बहुत भयानक, आपकी 200 जनरली 206 हड्डी पाई जाती है, तो 180 हड्डी के टूटने के बराबर पेन होता है एक जो वुमेन जो है बियर करती है डिलीवरी के टाइम। तो क्या होता है, अगर हम उसको वेट बियरिंग एक्सरसाइज पहले ही कराते हैं तो उनको वेट बियर करने की जो है आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो लेबर पेन को वो रिड्यूस करती है उस टाइम पे। तो ये बताया गया। अब बताया गया इम्प्रूव कोर स्टेबिलिटी एंड पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इम्प्रूव ग्लाइसीमिक कंट्रोल, ठीक है। ग्लाइसीमिया जैसे कि इंसुलिन, मैंने आप लोग को बताया था गेस्टाशनल इंसुलिन हो जाता है, गेस्टाशनल मेलाइटस या फिर डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है इस कंडीशन में, तो उसको दूर करने का जो है हमारे योगी टेक्निक्स या फिर एक्सरसाइज काम करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन कोरोनरी हार्ट डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरटेंशन। तो जनरली ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है बोन्स का में पेन होने लग जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वेट बियर कर रही होती है। हाइपरटेंशन होती है कि मैं कैसे करूंगी, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ता था, पसीना खूब आता है। इम्प्रूव करना पोस्चर को, स्ट्रेंथन द मसल, मेंटेन मसल लेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्रीज बर्थ वेट एंडलेस मैटरनल वेट गेन, ठीक है। कि कुछ कुछ लोग आप देखते हैं जो ऑपरेशन से बेबी देते हैं उनका वेट जो बढ़ जाता है ऑपरेशन बाद, क्योंकि उनके पेट की मालिश नहीं की जाती। जनरली जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनकी पेट की मालिश की जाती है, ठीक है, तो पेट जो अंदर चल जाता है, वेट गेन भी जल्दी नहीं होता। लेकिन जिनके ऑपरेशन से बेबी हुए होते हैं उनको थोड़ा वेट गेन जल्दी हो जाता है, ठीक है। ऐसे बताएगा इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, हेल्प इन अचीविंग द प्री प्रेगनेंसी फिटनेस लेवल, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के पहले फिटनेस लेवल है उसके लिए भी हमको एक्सरसाइज करानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल पीरियड इज अ पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी, ये डिलीवरी के बाद होता है और डिलीवरी के साथ, ड्यूरिंग विच द न्यू मदर बेबी बिगिंस टू रिकवर एंड रिटर्न टू नॉर्मल। अब क्या होता है, बेबी को बर्थ दे दिए तो जनरली मसल्स आप देखते हैं वो थोड़ा सा लूज हो जाती हैं, पेट की मसल, क्योंकि वो एक बलून की तरह आपका यूट्रस बढ़ता है, फिर उसको जब बेबी बर्थ हो जाता है तो फिर से अपने कंडीशन में आता है, तो वो नॉर्मल आपकी मसल्स जो है वो लूज ना हो, इसकी वजह से भी हम कुछ आसनास या कुछ ट्रीटमेंट देते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें बताया गया है द मेन एम ऑफ फिजियोथेरेपी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन प्रोग्राम, थेरेपी असिस्टिंग न्यू मदर इन फिजिकल रिकवरी, कैसे अपने फिजिकल रिकवरी कर सके, फिर रेस्टोरेशन ऑफ मसल
tone and strength, treatment of musculoskeletal problem, teaching current ergonomics फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अब उनको बताते हैं कि किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करना है। कभी कभी जनरली ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होती है, ब्लड वो सॉरी मिल्क का सिक्रीशन नहीं हो पाता है, तो भी कुछ ना कुछ उनको बताया जाता है उसके लिए ट्रीटमेंट, ठीक है। हैंडलिंग द बेबी को कैसे लेना है कि वो प्रॉब्लम ना हो, उनके ऑर्गन में प्रॉब्लम ना हो। हाउस होल्ड जितने भी काम होते हैं उनको बताया जाता है कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें एक्सरसाइज प्रोग्राम में कुछ कुछ मूवमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि एक्टिव मूवमेंट ऑन द लिम्स, ठीक है। लिम्स के एक्टिव मूवमेंट जैसे एटीएम्स एंड हील स्लाइड। हील मतलब आपकी जो एंकल्स और हील है उनको स्लाइड करना होता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराने को बोला जाता है, और एब्डोमिनल एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते इसमें, ठीक है। इस टाइम पे हमको चेस्ट एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी है, चेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने को बोला जाता है, क्योंकि पैल्विक रीजन में आपके ज्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। पैल्विक रीजन जो है वो पूरी तरीके से आउटसाइड होता है, उसको इनसाइड करना। फिर उसके बाद आपके पैल्विक के हाई पार्ट पे पेन ना हो, आपको बैक में पेन महसूस ना हो, इसलिए पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप बालासन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट स्लाइड। इसमें बताया गया कैट कैमल पोज, तो ये बहुत बेस्ट माना जाता है पीरियड्स के टाइम पे भी और आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे बताया गया सिंगल स्ट्रेट लेग रेस, ठीक है। तो ये जो सिंगल स्ट्रेट लेग रेस है ये जनरली आपकी पेट की मसल्स जो ज्यादा लूज हो गई है उनको ठीक करने के लिए होता है, और लोअर एब्डोमेन ज्यादा आपका लूज ना हो, उस वजह से हम सिंगल स्ट्रेट लेग रेस करते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप सेतु बंधासन, ज्यादा नहीं थोड़ा मात्रा में कर सकते हैं। कैट कैमल पोज आप कर सकते हैं। इतना ही स्लाइड है आपका। तो ये आपको प्रेगनेंसी के दौरान, एक तो आप याद रखिए तितली आसन करना ही करना है, उसके बाद आप मलासन कर सकते हैं, माजरी आसन कर सकते हैं, और स्ट्रेट लेग आदि, ठीक है। तो ये करना है आपको। और प्रेगनेंसी का 3rd मंथ, अगर आपका जो फर्स्ट ट्राइनेटल होता है उस टाइम पे, उसके बाद मतलब कि जो 4th मंथ है उसके बाद आपको पश्चिमोत्तानासन जो है अवॉइड करना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन ज्यादा आपको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मलासन में बैठ के काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, जिससे पैल्विक ओपनिंग होती है। ओके थैंक यू सो मच। यहीं तक था आई थिंक स्क्रीन। तो ये आपका आज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सॉरी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कंप्लीट होते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही, आप लोग को कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर वो कर रहा हूँ शांति पाठ। ओके नो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम शांति पाठ करते हैं। जल्दी आज कंप्लीट हो गया आप लोग का। कल थोड़ा टाइम टेकिंग होगा तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा। थैंक यू एवरीवन। मेरे साथ सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे अपने अपने जगह पर जहाँ बैठे हैं, सोना नहीं है। मेरे साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, बॉडी के चारों ओर एक पॉजिटिव कवरेज बनाएंगे। अगेन रब योर बोथ पाम, अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे, आंखों को सहजता से खोलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ यू ऑल कैन लेफ्ट। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो लेफ्ट कर सकते हैं आप सभी।